अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री के जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। और पेज नंबर 18 के ऊपर जो एक्सरसाइज गिवन है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला पोर्शन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है वो हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट ए जो है वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो उन्होंने पूछा गया है, आप ये बता दीजिए कि भाई जो एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, इसके अंदर पहले आपने एवोगैड्रो नंबर बताना है, फिर आपने उसकी एग्जांपल बतानी और फिर आपने मोल को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले हम जो है वो एवोगैड्रो की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स, आपके पास किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ़ एटम्स हों। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। नंबर ऑफ़ एटम्स हों, आइंस हों, मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला मास हो। एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उन पार्टिकल को हम जो है वो क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सपोज़ मैंने जो है वो 23 ग्राम जो है वो सोडियम के लिए, अब आपको पता है ये सोडियम का मोलर मास है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 मोल के। ठीक है, और 1 मोल, अब इस मोल में सोडियम के एटम के पार्टिकल्स की कोई ना कोई तादाद होगी, तो वो जो पार्टिकल्स की तादाद है वो कहलाता है हमारा, इसको हम कहते हैं कि ये बराबर है किसके, एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर बुनियादी तौर पर पार्टिकल्स की तादाद है किसके अंदर, 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ये तो अभी एटम हो गया। अब आइंस को देख लें। अगर हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पर सोडियम आइन होता, तो ये हमारे पास जो होता वो 23 ग्राम ऑफ सोडियम आइन। अब ये भी इसका मोलर मास है आइन का, तो ये बराबर होगा किसके, 1 मोल के। और इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस। ठीक है, अगर इसी तरह मॉलिक्यूल हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या लिया, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिया, और ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो ये बराबर हो जाएंगे इसके 1 मोल के। और 1 मोल में आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से और बता देता हूँ। मोल जो होता है ना बुनियादी पर, मोल जो है वो आपका मेजरिंग यूनिट्स है। जैसे डज़न है, जैसे हम लिखते हैं 1 डज़न, तो 1 डज़न में आपके पास क्या है, 1 डज़न में 12 एग्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर फ़र्ज़ करें अंडा जो है वो मुर्गी का है, तो फ़र्ज़ करें हो सकता है ये 10 ग्राम का हो। ठीक है, अब आपने 1 डज़न इज इक्वल टू 12 एग, और ये आपने किसका ले लिया, ऑस्ट्रिच का ले लिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का हो सकता है वो 50 ग्राम का हो। तो अब यहाँ पर देखें 1 डज़न में आपके पास जो पार्टिकल्स की तादाद है, ठीक है, इसी तरह से 1 मोल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो हमारे बुनियादी तौर पर क्या कहलाते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से इसको करके बता दिया। इसके बाद देख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद है, ये हमने एग्जांपल इसको बता दिया। अब ये डेफिनेशन इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब इसको बाद में अब देखें, अब मोल को डिफाइन करना है एवोगैड्रो के टर्म में। तो एवोगैड्रो पता है, आपको पता है क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 आपके पास एटम है किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, तो ये जो इतने एटम हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके जो हैं वो बराबर हैं इज़ इक्वल टू 1 मोल, इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो ये आपने डिफाइन कर दिया मोल को इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हो गए, यानी अगर आपके पास 12 अंडे हो गए तो वो बराबर हो जाएगा 1 डज़न के। इसी तरह से अगर किसी एटम के हों या मॉलिक्यूल्स के इतने एटम हों या किसी फार्मूला मास के इतने एटम हों, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो बराबर है किसके, 1 मोल के। ठीक है, तो ये डिफ़ाइन कर दिया हमने इन टर्म ऑफ मोल। इसको अब एग्जांपल से बता देते हैं कि जैसे हमारे पास जो है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ऑफ वाटर। तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के, तो वो बराबर हो गया किसके, 1 मोल के। ठीक है, अगर जो है वो आपके पास सोडियम क्लोराइड के आ जाए तो वो फार्मूला मास यूनिट होगा, तो वही बराबर हो जाएगा किसके, 1 मोल के। तो इस तरह करके हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट इस सवाल के अंदर जो है उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास जो है वो डेंसिटी दी गई है,
ठीक है। डेंसिटी जो है वो आपके पास दी गई है कितनी, 2.89 ग्राम पर DM³ दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मोलर मास, इसका हम निकाल लेते हैं। मोलर मास वो है वो है हमारे पास 252.7, ठीक है। अब इसमें सवाल देख लें क्या लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है वॉट वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, इस वॉल्यूम का कितना लिक्विड लें कि उस लिक्विड के अंदर जो है वो इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हों। बात समझ आ गई। यानी हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास 22.4 DM³ है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल होंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा। तो अभी उन्होंने पूछा है कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हों, यानी इनका वॉल्यूम बनाने के लिए इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला हमको बिल्कुल सिंपल सा पता है। उसको हम क्या कहते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने का, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जब हम मोल निकालने के लिए गए तो मोल निकालने के लिए गए तो हमारा मोल और होता है किसके, मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ CH3Br और मोलर मास ऑफ। अब यहाँ पर देखें मसला क्या है। यहाँ मसला ये है हमारे पास कि हमारे पास इसका मास गिवन नहीं है। हमें अगर मास पता लग जाए तो हम इसको बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि डेंसिटी किसके बराबर, डेंसिटी बराबर होती है किसके, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें पता है डेंसिटी आपकी जो है वो बराबर होती है किसके, मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हमें गिवन है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मोल्स और डेंसिटी। अब इनके ज़रिए हमने क्या करना है, वॉल्यूम को मालूम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, हम डेंसिटी यहाँ पर आ गए और हमने सवाल में निकालना क्या है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना है, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालने के लिए, ठीक है, हमें डेंसिटी गिवन है और अगर हमें ये मास पता लग जाए, अब हमें क्या पता लग जाए, ये अगर हम मास पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके अपना वॉल्यूम जो होगा वो आसानी से मालूम कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे जो हमारा फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है कि ये मास हमें किसी तरह से मिल जाए, ठीक है। तो अभी हमने ये फार्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मोल्स किसके बराबर लिखे थे हमने, मास ऑफ CH3Br डिवाइड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स उन्होंने जो है वो दे दिए कितने, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल लिख लेते हैं यहाँ पर 4.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। मास हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। और मोलर मास इसका भी हमने निकाला था, कितना था, मोलर मास हमारा था कितना, 252.7। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये मास निकालना है तो ये मास हमारा बराबर हो जाएगा मास ऑफ CH3Br, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो मास ऑफ CH3Br जो होगा वो आसानी से हमारा निकल जाएगा। जो मास ऑफ CH3Br आएगा वो आएगा 2014.2 ग्राम्स जो होगा इसका मास आ जाएगा, ठीक है। ये मास आ गया हमारे पास। अब हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था आपको, अगर मास पता लग जाएगा तो 20.12 ग्राम है और डेंसिटी हमें शुरू में पता थी 252.7
जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपको आ जाएगा 9696.8 DMQ। ये हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड द थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपको पता है कि एक्चुअल यील्ड वो होती है जो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने के बाद वो अमाउंट हमें पता लग जाती है। तो इट इज़ अ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजुअली ऑब्टेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कराया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट करवाने के बाद कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस हुई है, वो जो अमाउंट है आपकी वो कहलाती है आपकी एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड आमतौर पर आप जैसे ये मैंने पहले भी इक्वेशन आपको लिख के बताई थी कि इस इक्वेशन के अंदर क्या था कि आपने 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हैं, तो जो 100 ग्राम आपने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हैं 100 ग्राम 56 ग्राम, तो ये जो अमाउंट आपने निकाली है ये अमाउंट आपने केमिकल इक्वेशन के ज़रिए निकाली है। ठीक है, और वो जो आपकी लैब में प्रोड्यूस होगी इट इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल। ये हमेशा कम होती है, ये पहले ही मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था कि ये हमेशा कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल से ज़्यादा होती है। कांस्टेंट तो होती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हमेशा 100 ग्राम ही आएगा। ठीक है, इसमें और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे लॉस होते हैं, फिल्ट्रेशन करवा रहे हो और उसके अंदर डिस्टिलेशन करवा रहे हो, उसको जो है वो वॉश कर रहे हो, तो उसमें ये यील्ड आपकी क्या हो रही होती है, लॉस हो रही होती है। ये हमारा जो था वो क्वेश्चन था, इसका था क्वेश्चन नंबर, ये था 4 का ए था। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। अब इसमें बताया जा रहा है कि रिएक्शन कभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता और इसीलिए इसकी जो थ्योरेटिकल जो एक्चुअल यील्ड होती है वो कम होती है किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। तो अब आप ये बता दीजिए कि हमने जब रिएक्शन करवाया तो शुरू में हमने इसके 4.2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए थे और 4.2 ग्राम हाइड्रोजन ने जो है वो हमें 120.2 ग्राम जो है वो अमोनिया के बना दिए हैं। ठीक है, अब ये जो अमाउंट दी गई ना ये हमारी एक्चुअल अमाउंट है जो उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल ये अमाउंट हमें पता लग गई है। अब ये कह रहे हैं परसेंट यील्ड बता दो। सबसे पहले तो परसेंट यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपके पास एक्चुअल यील्ड, जो भी आपको एक्चुअल यील्ड है वो, ठीक है, और जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए हमें एक्चुअल यील्ड तो बता दी उन्होंने अमोनिया की कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास जो है वो एक्चुअल यील्ड ऑफ अमोनिया उन्होंने बता दिया कितनी है, वो है हमारे पास कितनी 120.2 ग्राम। हम अगर थ्योरेटिकल निकालें और थ्योरेटिकल जो आती है वो यहाँ से आती है, देखिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, CH2 ठीक है, तो इसके जो होंगे वो 28 ग्राम होंगे, इसके जो होंगे वो 6 ग्राम होंगे और इसके जो होंगे वो 34 ग्राम होंगे। ठीक है, अब हम जो थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे वो इन दोनों के जरिए निकालेंगे क्योंकि हमें हाइड्रोजन के ग्राम दिए गए थे। अगर हमें नाइट्रोजन बताया नाइट्रोजन लिया और ये प्रोड्यूस हो गया तो अभी हम जो निकालेंगे वो कहेंगे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, फिर हम 1 ग्राम का पता कर लेंगे और फिर जब 1 ग्राम का पता कर लेंगे तो ये 34 ठीक है, और हमें दिए कितने ग्राम थे शुरू में इसके हाइड्रोजन के, दिए गए थे 42 ग्राम। तो अब 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 42। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड, अब इसका जो है 230 ग्राम अमोनिया के आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो आपको पता है ये फॉर्मूला है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी थी, वो थी 120.2 थी और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास थी 238
मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप सॉल्व कर लें तो हमें पास जो है यील्ड पता लग जाएगी। तो इसको कर लेते हैं। अब इसका जवाब जो है वो 50.5% है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द परसेंट कॉम्पोजिशन। परसेंट कॉम्पोजिशन के बारे में आप क्या जानते हैं, और हाउ डू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर एक ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन मौजूद है, इस कार्बन की कुछ परसेंटेज है, ठीक है, यानी कार्बन की कुछ परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कुछ परसेंटेज है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज को हम जो है वो कहते हैं परसेंट कॉम्पोजिशन। यानी ये कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, उन एलिमेंट की जो परसेंटेज है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और ये कहते हैं रिलेटिव अमाउंट, ठीक है, एक दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो इनकी परसेंटेज होगी वो रिलेटिव टर्म में होगी। इसके डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले से ग्लूकोज है तो सबसे पहले आप क्या करो, ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो आप मालूम कर लें, ठीक है। और सेकंड परसेंटेज को फिर आप मालूम कर लें, जिस भी एलिमेंट की आपने मालूम करनी है। अगर आपने कार्बन की मालूम करनी है तो आप ऊपर जो है वो क्या करेंगे, कार्बन का मोलर मास रख देंगे, और नीचे जो है वो मोलर मास ऑफ एलिमेंट रख देंगे, और नीचे मोलर मास रख देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो फिर हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। और इसी का एक न्यूमेरिकल भी इन्होंने दिया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि आप जो है वो ग्लूकोज की, ये मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, इसमें आप जो है वो डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आप जो भी एलिमेंट है इनकी, तो सबसे पहले देखिए ग्लूकोज दिया गया C6H12 और O6। तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो, तो ये आएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसका फार्मूला निकाल लें, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज कार्बन में यहाँ देखें ये मौजूद है 72 ग्राम होगा एक मोल में, क्योंकि एक कार्बन है तो 12 मोल। तो 180 मल्टीप्लाई 100, तो ये कार्बन की परसेंटेज आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन की निकालनी है, ठीक है। तो ये आएगा 12 ग्राम डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी परसेंट, ठीक है। परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ये आ जाएगा 96 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप सारी परसेंटेज होगा वो आप इसके अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखें ये जो सवाल है, हम अपनी बुक के जब हमने सवाल सॉल्व किए थे तो उसमें हम ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में देख लें। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड है, तो पहले आप बता दें थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला मैंने फार्मूला आपको लिखे बताया था, 100 ग्राम में 100 ग्राम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। परसेंट यील्ड फार्मूला बता चुके हैं कि हमारी असल में एफिशिएंसी कितनी है, यानी जो हमने रिएक्शन लिया, अमाउंट ली, तो जितनी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारी प्रोडक्ट कितनी आ रही है। यानी 100 ग्राम बनने थे और 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम बन गए, तो ये हमारी यील्ड 50% यील्ड होगी, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। और आखिर में लिखा हुआ है हाउ कैन यू कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसका फार्मूला ये है कि पहला स्टेप पे मोल निकाल लें, जो भी क्वांटिटी गिवन है उसका मोल निकाल लें, फिर मोल के ज़रिए जो चीज़ गिवन है उसके ज़रिए आप अननोन की क्वांटिटी मालूम कर लें, ठीक है। फिर मोल जब मालूम हो जाएंगे तो फिर इसका आप मास मालूम कर लीजिए, और जब मास मालूम कर लेंगे तो आप थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करवाने के बाद, फार्मूला लगाने के बाद आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो सारे स्टेप जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब इनको हम जो है वो अभी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल के ज़रिए हमें जो है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके अंदर देखें कि इसमें कहा गया कि आपका जो एलुमिनियम है पीस है, हैविंग वॉल्यूम उसका इतना है, वॉल्यूम दिया गया है आपको, ठीक है। अब कहा रहा है कि इस रिएक्टिव विद एक्सिस ऑफ HCl, उसको HCl के साथ हमने रिएक्ट करवा लिया, HCl की एक ह्यूज अमाउंट उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, हाइड्रोजन की गैस जो है वो कितनी लिबरेट होगी, ठीक है। तो अब आपने जो है वो डेंसिटी इसकी दी गई है,
ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। कि लिखा हुआ है कि भाई 2 मोल्स, क्योंकि एल्युमिनियम के हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, एल्युमिनियम का हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, तो हमें पता है 2 मोल जो है वो एल्युमिनियम का जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ओके, तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना देगा, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम जो हमें देगा वो हमें मोल के में जाएंगे 3/2, यानी जहाँ पे से भी डिवाइड कर दो यहाँ तो क्या आ जाएगा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एल्युमिनियम के 1 मोल अगर हमारे पास मौजूद हैं तो वो जो 1 मोल है वो हमें जो है वो 1.5 मोल्स होंगे वो दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ जो मसला है वो ये कि यहाँ हमें एल्युमिनियम के मोल्स पता नहीं है। अगर हमें एल्युमिनियम के मोल्स पता लग जाए तो हम आसानी से हाइड्रोजन के मोल्स क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब शुरू में देखें यहाँ हमें डेंसिटी दी गई थी, तो डेंसिटी किसके बाद थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो उन्हें डेंसिटी दे दी थी हमें 2.7। ठीक है, मास हमें इससे पता लग जाएगा और वॉल्यूम उसका दिया गया था कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये 2.5 हो जाएगा। जब हम इसको मास को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो हो जाएगा 3.375 ग्राम हो जाएंगे किसके, एल्युमिनियम के। ठीक है, और फिर एल्युमिनियम के हमने मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। तो आप इसको 3.375 को डिवाइड करवा दोगे किससे, इसके मोलर मास से, तो ये जाएगा 0.125 मोल्स। ये आ गए। अब देखें 0.125 मोल्स जो एल्युमिनियम के होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे कितने, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.125, तो ये आ जाएगा 0.1875 ग्राम। ठीक है, ये आ गए एल्युमिनियम के मोल्स, ये मोल्स आ गए ग्राम में, तो मोल्स आ गए। अब नहीं सॉरी, ये आ गए हमारे पास हाइड्रोजन के, क्योंकि हमने रिलेशन लगाया ना, इतने मोल्स थे तो इतने मोल्स जो है वो हाइड्रोजन के, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब हमने निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो भी 0.1875 आया है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.375, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट इसमें कहा गया कि हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल फॉर्म बाय मिक्सिंग, ये 2 लिए हैं हमने, इसके 120 ग्राम ले लिए हैं। ठीक है, और इसके 52 ग्राम ले लिए हैं। अब जब भी आपको 2 अमाउंट दिए जाएँ तो वो सिंपल सा जो होता है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला होता है। पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, तो हमने इसके मोल निकाले, तो इसके मोल हमारे पास आ रहे हैं कितने, 0.71 मोल। इसके बाद है मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके 52 हैं, और इसको हम डिवाइड करवा देंगे किसे, 58.5 से, तो ठीक है ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का है तो आपने मालूम किसका मास करना है, सिल्वर क्लोराइड का, तो आप इसके ज़रिए सिल्वर क्लोराइड का मास सिल्वर नाइट्रेट के ज़रिए भी निकालोगे, और सोडियम क्लोराइड का मास जो है वो सिल्वर क्लोराइड के ज़रिए निकालोगे, और ये निशानी होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की। ठीक है, तो अब हम इसमें अब निकालना है किसका, पहले हम निकालेंगे सिल्वर नाइट्रेट का मोल रेशो बाय सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, यानी मास ऑफ यानी जो मोल्स हैं ऑफ सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो दोनों में रेशियो किसका है, 1:1 का है। इसका मतलब इसके अगर 0.71 मोल हैं तो इसके भी क्या होंगे, 0.71 मोल ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि
जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के ज़रिए सिल्वर क्लोराइड के जो मोल्स आ गए वो 0.017 आ गए। तो क्या आ गया 0.71 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें भी रेशियो 1:1 का है। तो इसके कितने मोल हैं, 0.89 मोल है। ठीक है, और इसके 0.89 मोल है, तो 1:1 है। तो इसमें जो अमाउंट प्रोड्यूस होगी ना वो 0.89 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें देखेंगे लीस्ट प्रोडक्ट किसकी है, लीस्ट अमाउंट। तो आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट इससे जो आपकी प्रोडक्ट आ रही है वो 0.71 आ रही है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के ज़रिए, और सोडियम क्लोराइड से जो आपको प्रोडक्ट आ रही है वो कितनी है, 0.8। तो लीस्ट अमाउंट किससे आ रही है, सिल्वर नाइट्रेट से आ रही है। तो हमारी जो असल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, हमारे पास 0.71 होगी। तो अब इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिल्वर नाइट्रेट गिव्स लीस्ट प्रोडक्ट, so it is a limiting reagent। और जो अमाउंट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 0.71 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपके पास जो जो अमाउंट दी गई उन सबके ज़रिए निकालेंगे, और जो लीस्ट होती है वो हमारी एक्चुअल होती है। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जब हम MCQs की सीरीज़ करेंगे तो MCQs भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे।